हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने जिबरेलिन और ऑक्सिन की स्टडी कर ली है, ठीक है। अब अगला इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन, ठीक है। इसके शब्द में ही छुपा है साइटोकाइनेसिस, काइनिन। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल to promote cell division process in different living organism, विभिन्न जीवों में कोश का विभाजन प्रेरण का काम निम्न में से कौन सा एंजाइम करता है, वहाँ ऑक्सिन आता है, जिबरेलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है। तो आप साइटोकाइनिन को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। इसका मेन काम होता है सेल डिवीज़न, यानी कि सेल को डिवीज़न के लिए स्टिमुलेट करना या प्रेरित करना, डिवीज़न का काम मेन होता है। क्लियर? ये भी इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। अब साइटोकाइनिन को जिएटिन भी कहा जाता है। एक लीथम साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसको जिएटिन नाम दिया। इसे स्कूग एंड मिलर ने काइनेटिन नाम भी दिया, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी कुछ इस तरीके से होती है कि वो कहीं ना कहीं सेल डिवीजन को प्रमोट करती है, इसलिए काइनेटिन नाम दिया। अब कहा जाता है कि एडेनिन का ये व्युत्पन्न है, इसका फुल फॉर्म नाम है, ये पूछा जाता है N6 परप्यूराइल अमीनो प्यूरिन काइनेटिन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो याद रखना। स्कूक तथा उनके साथियों ने पाया कि ऑक्सिन के साथ ईस्ट स्त्रावित पदार्थ कोकोनट मिल्क की उपस्थिति में तंबाकू के इंटरनोडल, मतलब नोड जो रीजन है जिसे पर्व संधि कहते हैं, से प्राप्त अविभेदित कैल्शियम, क्योंकि वहाँ मेरिस्टेम होता है, विभाजन की प्रक्रिया उसमें स्टिमुलेट हो जाती है। यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि साइटोकाइनिन ज़्यादातर क्या करता है, अकेले काम नहीं करता। साइटोकाइनिन की फंक्शनिंग के लिए एक और एंजाइम का होना और वो हार्मोन का होना ज़रूरी है, और इसीलिए साइटोकाइनिन के साथ में ऑक्सिन का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। दोनों की प्रेजेंस ही एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे आपने अभी सुना नहीं होगा शायद, जैसे टिश्यू कल्चर आगे चल के पढ़ोगे तो कैलस में ये टिश्यू डिफ्रेंशिएशन का काम करते हैं। हम आपको अभी आगे अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अब दूसरा, बाद में स्कूक तथा मिलर ने इसे काइनेटिन नाम दिया, है ना, काइनेटिन। तो ये बात याद रखना है। इसे ऑटोक्लेव हियरिंग एक मछली का नाम है, ठीक है, छोटी सी मछली होती है, उसके स्पम में भी इसे डिस्कवर किया गया था, इसीलिए लोग इसे बड़े चाव से खाने का काम भी करते हैं। देखो, नारियल पानी ये फिश लोगों की पसंद क्यों है, क्योंकि उनका मानना है कि साहब इसमें काइनेटिन पाया जाता है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, हीलिंग प्रोसेस प्रॉपर होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलते हैं, और इसीलिए लोग इन्हें पसंद करते हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि सबसे पहले पहले तो इन नेचुरल फॉर्म में ये डिस्कवर नहीं हुआ था, तो कह सकते हैं प्रारंभ में इसे प्राकृतिक रूप से नहीं खोजा गया था, ठीक है, गया था। लेकिन जब एक साइंटिस्ट हुए लीथम, कौन, जब लीथम ने मक्के में इसे खोजा तथा जिएटिन नाम दिया। जिएटिन, मक्के का बॉटनिकल नाम क्या है, जियामेज, इसलिए जिएटिन नाम दिया, ठीक है, जिएटिन नाम दिया। इसके पश्चात
जब ये खोजा जा चुका, इसके पश्चात कई वैज्ञानिकों ने पौधों के सक्रिय भागों में भी इसे अध्ययन किया। इसके पश्चात अनेकों वैज्ञानिकों ने इसे पौधों के सक्रिय भाग कलिका, अपरिपक्व फल है ना, अग्रस्त विभज्योतक आदि भागों से भी खोजा। ठीक है। जब एक बार लीथम ने इसे खोजा तो फिर अन्य वैज्ञानिकों ने पौधों के जो एक्टिव पार्ट हैं, जिनमें सेल डिवीजन प्रोसेस बहुत तेज़ी से चलती है, फास्ट चलती है, वहाँ से इन्हें डिस्कवर किया। ठीक है। तो ऐसे, तो ये सब चीज़ें। अब हम चलते हैं इसकी फंक्शनिंग प्रोसेस में। तो फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है। साइटोकाइनिन की काम क्या होता है? तो ये क्या है, ओवरकम एपिकल डोमिनेंसी। तो कह सकते हैं एपिकल डोमिनेंसी, अग्रस्त कलिका प्रभाविता कम करना। ठीक है। तो कैसे कहा जाता है कि अगर हम लोग अंतिम सिरे को भले ही न काटें, एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव किए बिना भी अगर हम साइटोकाइनिन को स्प्रे करते हैं पौधों पर, तो वहाँ पर लेटरल ब्रांचिंग या कह सकते हो एडवेंटिटियस शूट फॉर्मेशन प्रमोट हो जाता है। क्लियर? मतलब ये कि पार्श्व शाखाएँ विकसित हो जाती, ऑक्सिन के प्रभाव को ये न्यूट्रल कर सकता है। तो कह सकते हैं चाय आदि पौधों के बागानों में, बगीचों में यदि साइटोकाइनिन का स्प्रे किया जाए तब पार्श्व कलिका सक्रियकरण द्वारा अपस्थानिक शाखाओं तथा जड़ों के निर्माण को
प्रेरित करते हैं। ठीक है, इससे ब्रांचेज का फॉर्मेशन प्रमोट होता है। ये बातें कही जा रही हैं। एपिकल डोमिनेंसी, अगर आपसे पूछा जाए कि चाय के बागानों में किस हार्मोन का स्प्रे करोगे, तो चाय के बागानों में हमें लेटरल ब्रांचेज ज़्यादा चाहिए, छोटी छोटी पत्तियाँ, नई नई पत्तियाँ चाहिए, तो हमें लेटरल ब्रांचों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप साइटोकाइनिन का स्प्रे करोगे ऐसी जगह पर। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब कहानी कुछ और आती है। क्या? टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, है ना। डिले सेनिसेंस ना, इसमें चलते हैं। डिले सेनिसेंस, अगला फंक्शन है डिले सेनिसेंस, प्रसुप्तावस्था विलंबन ता डिले, जीर्णता विलंबन। ठीक है, डिले सेनिसेंस कहा जाता है पौधों की पत्तियों में साइटोकाइनिन क्लोरोफिल निर्माण बढ़ाते हैं। क्लोरोफिल निर्माण बढ़ाता है तथा खनिज तत्व की आपूर्ति बढ़ाई जाती है जिससे पत्तियों में सक्रियता बढ़ती है। सक्रियता बढ़ती है एवं जीर्णता कम होती। इसे रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये पीएमटी में पूछा जाता है। इसे रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ? एपिकल डोमिनेंसी हो गई, सेनिसेंस को इन्होंने डिले कर दिया, लेटरल सूट और लीफ फॉर्मेशन इन्होंने कर दी, ओवरकम ये बात हो गई। ठीक है, अब है
प्रमोट, क्या लिखें, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन है ना, ऊतक विभेदन। तो होता ये है, इसे ज़रा अच्छे से समझना चाहिए, क्या होता है टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। ये एक हम टिश्यू कल्चर प्रोसेस अपना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक कैलस है, क्या है, दिस इज कैलस, ठीक है। क्या है ये, कैलस। कैलस का मतलब होता है इरेगुलर मास लाइक स्टिक, अनियंत्रित कोशिकाओं का समूह, अनियंत्रित कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, ठीक है। इसे हम प्रो एम्ब्रियो भी कहते हैं। ये हो जाएगा न्यूट्रिशन, क्या, न्यूट्रिशन। और ये हो क्या रहा है, टिश्यू कल्चर। क्या हो रहा है, टिश्यू कल्चर। अब अगर इसमें दो तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, ऑक्सिन, ऑक्सिन ज़्यादा प्लस साइटोकाइनिन, काइनिन कम, साइटोकाइनिन कम दिया जाए, ऑक्सीजन ज़्यादा दिया जाए, तो क्या होगा, क्या होगा, अर्लियर होगा रूट फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले जड़ों का निर्माण होगा, ऐसे अर्लियर। यहाँ क्या हो रहा है, अर्लियर रूट फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन, जल्दी से जड़ों का निर्माण हो जाएगा। अगर हम इस रेशियो को उल्टा कर देते हैं, ऑक्सीजन कम प्लस साइटोकाइनिन ज़्यादा, अगर साइटोकाइनिन इस पॉइंट को ज़्यादा देते हो तो क्या होगा, तो होगा ये कि इसमें हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अर्लियर शूट फॉर्मेशन। इसमें शूट फॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा पहले प्ररोह, प्ररोह शूट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है शूट, अर्लियर शूट फॉर्मेशन। तो ये बात, ठीक है, ये चीज़। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये बात हो गई। अब ये चीज़ और याद रख सकते हो आप, ये टिश्यू डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस है। अब याद करो पोमेलिन, तो पोमेलिन के फॉर्म में इसने क्या किया था, पोमेलिन के फॉर्म में एप्पल में फ्रूट के साइज को इम्प्रूव कराया था, ठीक है। तो वो करेक्टर इसका भी आ जाएगा, पोमेलिन, है ना, ऐसे। और ये डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है, ब्रेक डॉर्मेंसी, ठीक है। ये एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी है। फिर कह रहा हूँ, स्टडी तो बहुत होती है, लेकिन आप 11th और इनिशियल स्टूडेंट हैं तो चीज़ों को समझना है। अब हम बात करेंगे, क्या अगली कहानी क्या है, इसके द्वारा पोमेलिन के रूप में, पोमेलिन के रूप में सेव
के फलों का आकार GA7 के साथ मिलकर बढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसे। अब एक काम और बता सकते हैं, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। ठीक है, प्रसुप्तावस्था हटाना, प्रसुप्तावस्था हटाना। ठीक है, तो कह सकते हैं बीज कलिका आदि में सक्रियता बढ़ाकर प्रसुप्तावस्था को हटाया जाता है। प्रसुप्तावस्था को हटाया जाता है। ठीक है, ये प्रसुप्तावस्था को रिमूव किया जाता है। तो ये कहानी है आपके लिए ओवरऑल साइटोकाइनिन की। इज दैट क्लियर? अब हम इथाइलिन की स्टडी करेंगे ना। इथाइलिन, साइटोकाइनिन कंप्लीट हो गया। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। ठीक है, इसे सबसे पहले डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था कोसेन। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। मतलब ये कि अगर खरबूजे के फ्रूट रखे हुए हैं 4-5 और वहाँ एक पका हुआ खरबूजा रखा हुआ है, तो बाकी जो फल रखे हुए हैं वो भी पकने की प्रक्रिया को प्रेरित कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जो पके हुए फल हैं उनमें इथाइलिन हार्मोन बनाया जाता है, और इथाइलिन हार्मोन बनने से वो इथाइलिन हार्मोन अन्य फ्रूट के जब कांटेक्ट में आता है तब उनमें भी पकने की प्रक्रिया प्रेरित हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने आम की पेटी को देखा हो, मार्केट से जब लेकर आते हैं तो उनमें वो सभी मैंगो फ्रूट्स पेपर से कवर्ड रहते हैं। तो पेपर से कवर्ड इसलिए किए जाते हैं कि अगर उस पैकिंग के अंदर 1 या 2 फ्रूट भी पका हुआ है तो सारे के सारे फ्रूट बड़े अच्छे तरीके से पक जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, जो पपीता होता है, पपीते के चारों तरफ एक पेपर लपेट के रखा जाता है। उसकी भी वजह ये बताई जाती है कि जो इथाइलिन रिलीज हुआ है, एक साइड में कहीं पपीता पक गया तो दूसरी साइड अगर कच्चा है, तो अगर उसमें पेपर से कवर्ड है तो इथाइलिन चारों तरफ मूव करेगा और उसके बाद में उसकी पूरी सरफेस और पूरा फ्रूट प्रॉपरली पक जाएगा। तो इस तरीके से ये एक गैसियस हार्मोन है, इसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो फलों को पकाने का काम करता है। ये कुशन ने सबसे पहले देखा कि संतरे से निकला हुआ एक पदार्थ केला के फलों को भी पका देता है। इसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये कहा जाता है, यह एक गैसीय हार्मोन है। कैसा है? गैसीय हार्मोन है। ठीक है,
गैसीय हार्मोन है। यह फलों में श्वसन की दर बढ़ाता है, श्वसन की दर बढ़ाता है। ठीक है, इन प्रक्रियाओं को, इन अभिक्रियाओं को क्लाइमैक्ट्रिक अभिक्रिया कहा जाता है, क्लाइमैक्ट्रिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद में, ठीक है, तो ये तो फलों को पकाने वाला ये हार्मोन है। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ ले लेते हैं कि कृत्रिम रूप से भी फलों के पकाने की प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया इथेफॉन के द्वारा कंप्लीट की जाती है। किसके द्वारा? तो लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉमन एज ए सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफॉन। इथेफॉन इज एन एक्वस सॉल्यूशन, is radially absorbed and the transport within the plant and release ethylene slowly. Ethanol, hence in fruit ripening in tomato, apple ऐसे, और accelerate abscission ऐसे। तो कहा जाता है कृत्रिम रूप से इथाइलिन को इथेफॉन के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ना, जो टमाटर और किसमें? एप्पल, सेब में फल पकाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ठीक है, ये अच्छा, अब इसके फंक्शन में चलते हैं। फंक्शन ऑफ इथाइलिन, फंक्शन ऑफ इथाइलिन। ठीक है, ऐसे सबसे पहला फंक्शन है क्या? इसके फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट। यह है खीरा में मादा पुष्पन प्रेरित करते हैं, प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कोकुम्बर। ठीक है, फलों को प्रेरित करते हैं, फलों को पकाते हैं। चलिए,
पकाते हैं ऊपर लिखा जा चुका है ना। अब अगली कहानी में क्या है, फलों के पकाने की प्रक्रिया को ये प्रमोट करते हैं। और ये ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, प्रसुप्तावस्था हटाना, प्रसुप्तावस्था। तो ये इथाइलिन हम स्टडी करते हैं, अब साइटोकाइनेसिस पढ़ चुके हैं। ये एक गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन के लिए जरा समझ लो कि ये एक गैसियस हार्मोन है। इसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहते हैं, फलों को पकाने वाला हार्मोन, और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक आम की पेटी लेकर आते हैं हम मार्केट से, या आम का एक बॉक्स लेकर आते हैं फ्रूट्स का। उसमें अपन देखते हैं बहुत सारे 10-15 किलो आम होते हैं, लेकिन उन्हें पेपर से कवर्ड करके रखा जाता है। और पेपर से कवर्ड इसलिए करके रखा जाता है कि जो उसमें से कुछ फल पके होते हैं तो उनसे जो गैसियस हार्मोन इथेफॉन रिलीज होता है या इथाइलिन रिलीज होता है, वो अन्य फलों तक पहुंचकर उनमें भी फलों के पकने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, प्रेरित करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा पपीते के चारों तरफ हम कागज़ लपेट के रखते हैं। तो वो कागज़ लपेटने के पीछे वजह क्या है? कागज़ लपेटने के पीछे वजह ये है कि ये कहीं ना कहीं एक साइड में अगर फ्रूट पका है तो वो चारों तरफ डिस्पर्स होके पूरी सरफेस को बड़े परफेक्टली पका देगा। ये चीज़ एक क्वेश्चन साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने ये पाया कि संतरे, जो पके हुए संतरे थे, उनमें से कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज होता है और वो सब्सटेंस जाके उसका यूज़ उन्होंने केले के फलों के आसपास किया, तो ये पाया कि केले के फल भी पक जाते हैं। तो इस तरीके से एक इथाइलिन गैसियस हार्मोन है और ये फलों को पकाने की प्रक्रिया को प्रमोट करता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब फलों में पकने की प्रक्रिया होती है उस टाइम रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है। उन रिएक्शंस को, उन अभिक्रियाओं को हम क्लाइमेटिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक रिएक्शन। ये देखो कहा जाता है। आजकल इथेफॉन को कृत्रिम रूप से जो यूज किया जा रहा है, जैसे टमाटो और एप्पल के फलों को पकाने के लिए, सेव और टमाटर, इनके फलों को पकाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है इथेफॉन। ये एक आर्टिफिशियल इथाइलिन हार्मोन है और ये एक्चुअली फ्रूट पकाने की प्रोसेस को फास्ट कर देता है, प्रमोट कर देता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन एक एक करके अपन पढ़ते हैं। तो पहला फंक्शन है कि ये खीरा जो होता है ना, कुकुम्बर, उसमें मादा पुष्पन को प्रेरित करता है। दूसरा, ये फलों में पकाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। और प्रसुप्तावस्था हटाना, तो कह सकते हो कि बीजों जैसे पीनट कह सकते हो, क्या? पीनट। कलिका, तो पोटैटो बड, पोटैटो बड, पोटैटो बड। आदि में सक्रियता बढ़ाकर इनकी प्रसुप्तावस्था को हटाता है, प्रसुप्तावस्था को हटाता है। ठीक है, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी।
क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद में है प्रमोट सेनिसेंस एंड एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन। प्रमोट सेनिसेंस, जीर्णता का प्रेरण। जीर्णता मतलब सेनिसेंस। ये क्या करता है, जाहिर सी बात है कि फल है तो उसको डिग्रेड, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ती है तो फिर क्या होता है वहाँ पर जीर्णता तेज़ी से आते है ना। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें डिग्रेडेशन रिएक्शन ज़्यादा होती है, या कोई भी लीफ गिरने वाली होती है या फल पकने वाला होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है। तो कह सकते हैं कि फलों, पत्तियों में जीर्णता को प्रेरित करता है। ठीक है। प्रमोट एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन, विल्गन परत निर्माण प्रेरण। ठीक है, विल्गन परत निर्माण प्रेरण। याद करो ये विल्गन परत निर्माण वैसे तो करेक्टर है ABA का। अब विल्गन परत होती क्या है, मैं आपको एक बार तो बता चुका हूँ, दोबारा से देखो। ये जो लीफ बेस है, यहाँ एक लीफ है, ठीक है, तो यहाँ एक लेयर बनती है, इसे हम कहते हैं विल्गन परत या एब्सिशियन लेयर। क्या कहते हैं? एब्सिशियन लेयर। अब ये कौन प्रेरित करता है, क्योंकि फल पकेगा तो अल्टीमेटली उसे ज़मीन पर गिरना भी है, डिटैच फ्रॉम मेन प्लांट, तो ये इस काम को भी प्रमोट करता है। तो कह सकते हैं फलों तथा पत्तियों के आधारीय भाग, लीफ बेस, आधारीय भाग में विल्गन निर्माण बढ़ाता है। विल्गन परत निर्माण बढ़ाता है। ठीक है, प्रमोट एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन। अब और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इसके फंक्शन, और वो फंक्शन कुछ इस तरीके से, क्या अब जो राइस फील्ड होते हैं, धान के खेत, उसमें या एक्वाटिक प्लांट में इनका बड़ा अच्छा रोल होता है। एक्चुअली धान की जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उन्हें पानी में लगाया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ एरिया में पानी ज़्यादा होता है तो वो प्लांट डूब जाते हैं। अब उन प्लांट्स को अगर वो पानी में डूबे रहेंगे तो ऐसी परिस्थितियों में वो सड़ गल के ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इथाइलिन क्या करता है, उनके जो ब्रंथ होते हैं उनमें लंबाई में बढ़ोतरी करा देता है, जिससे वो प्लांट की जो लीव्स हैं वो पानी की सरफेस के ऊपर आ जाती है ना। तो कह सकते हैं धान के पौधे की
पत्तियों के वृंत में वृद्धि कराकर उन्हें जल की ऊपरी सतह तक पहुंचाने में सहायक। ये जो इथाइलिन होता है ये उसे प्रमोट करता है और अल्टीमेटली उसे अपर सरफेस में ले जाने का काम करता है। अब एक है सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। सिंक्रोनाइजिंग, अब एक चीज़ समझ लो, पाइनएप्पल जो होता है, पाइनएप्पल एक एग्रीगेट फ्रूट है, मतलब स्यूडो फ्रूट है। पाइनएप्पल में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, ओवरी होती हैं जो आपस में मिलकर एक कंबाइंड फ्रूट बनाते हैं। तो पाइनएप्पल में कहा गया है कि अगर एक साइड में कोई फ्रूट पक जाता है या ओवरी बॉल मैच्योर हो जाती है तो फिर वो सारा का सारा पाइनएप्पल मैच्योर हो जाता है। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो कह सकते हैं अनानास, पाइनएप्पल, के सभी फलों में समन्वय, सिंक्रोनाइजेशन स्थापित कराता है, जिससे सभी फल एक साथ पकते हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन। अब हम एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, थिनिंग प्रोसेस। क्या? थिनिंग की प्रक्रिया। प्रमोट नेचुरल थिनिंग, बिरलन बोलते हैं इसको, बिरलन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या? थिनिंग। बिरलन थिनिंग प्रेरण, विरलन प्रेरण। अब देखो, ये एक्चुअली दो तरीके की होती है, एक आर्टिफिशियल होती है और एक नेचुरल होती है। जैसे आप देखो, एप्पल है, अगर एक शाखा पर 5 एप्पल लगे हुए हैं, पास लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप टेक्निकली सोचो, क्या उन 5 एप्पल्स को उतना एरिया मिलेगा कि वो अपना साइज प्रॉपरली डेवलप कर पाएँ, अपनी शेप को मेंटेन कर पाएँ? नहीं। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि या तो कृत्रिम रूप से 5 में से 2 फलों को गिरा दिया जाए तो 3 फलों को पर्याप्त जगह भी मिल जाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और इस तरीके से उनका आकार भी बड़ा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो
एप्पल के बागानों में ये आर्टिफिशियल प्रोसेस भी अपनाई जाती है। लेकिन अगर बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे कॉटन है, जैसे चेरी है, इसमें चेरी है, वॉलनट है, ये एनसीईआरटी ने कहा है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ आर्टिफिशियल नहीं है तो फिर नेचुरल। तो इथाइलिन भी ऐसा काम करता है। जैसे मान के चलो 5 फ्लावर लगे हुए, 5 फ्रूट लग गए छोटे छोटे, तो उसमें से 1 या 2 फ्रूट को ये आर्टिफिशियली गिरा देगा, एब्सिसियन लेयर फॉर्मेशन कराएगा और उन्हें ड्रॉप करा देगा। इससे क्या होगा, बाकी जो फ्रूट्स हैं उनको सफिशेंट सरफेस, सफिशेंट न्यूट्रिशन, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। इसे कहते हैं विरलन थिनिंग। ठीक है, ऐसा तो कहे जाते हैं कॉटन, कॉटन, चेरी, वॉलनट। ठीक है, वॉलनट, कौन, वॉलनट, इन्हें याद रखना, कपास, चेरी, वॉलनट आदि में इथाइलिन फलों के समूह में से, फलों के समूह में से कुछ फलों को गिराकर, कुछ फलों को गिराकर ठीक है, अन्य फलों के विकास के लिए स्थान, पोषण, प्राप्ति में सहायक होता है, और इस प्रक्रिया को हम थिनिंग कहते हैं, है ना। सेब में कृत्रिम थिनिंग क्रिया, कृत्रिम विरलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, ऐसे तो ये सब चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट इससे हो गए। मिथेफॉन की बात हो गई। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज होता है पाइनएप्पल, मैंगो, इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, है ना। एक और इम्पोर्टेंट है, यह आम, मैंगो में पुष्पन को प्रेरित करता है, पुष्पन को प्रेरित करता है। अच्छा, ये सीडलिंग में मदद करता है। Undergoes initial ripening fruit influence the ethylene on the plants and induce the horizontal growth of seedling. ठीक है,
अब इथाइलिन क्या करता है, इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल वृद्धि होती है, प्ररोह में हुक निर्माण प्रेरित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, ठीक है, ऐसे प्रेरित किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कहानी है इथाइलिन की। इज दैट क्लियर? ऐसे इथाइलिन की स्टडी हमने कर ली है ऐसे, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें फंक्शनिंग थी, तो हमने इसे समझा। क्लियर? ऐसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ये लास्ट हार्मोन है, ये एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स हैं। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि इंसानों के शरीर में एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, ग्लैंड होती है एड्रेनल ग्लैंड, उससे जो रिलीज हार्मोन है वो कहीं ना कहीं इंसानों में जो एडवर्स कंडीशन होती है, टिपिकल कंडीशन होती है, भय वाली अवस्था होती है, उससे उस इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहा यहाँ भी जाता है कि ABA प्लांट को सूखा जैसी स्थिति से बचाती हैं, ड्राइनेस से बचाती हैं, हाई टेम्परेचर से बचाती हैं, हाई विंड वेलोसिटी से उसे प्रोटेक्ट करती हैं, चिलिंग अफेक्ट से बचाती हैं। तो ये सारी डिफरेंट कंडीशन में उस प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम इनका है। तो इसलिए हम इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसे एंटी ट्रांसपिरेशन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी ट्रांसपायरेंट या एंटी ट्रांसपायरेशन हार्मोन। एंटी ट्रांसपिरेशन हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिन के समय भी, याद करो हम लोगों ने वाटर रिलेशन में क्लोजिंग एंड ओपनिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा में पढ़ा था। तो वहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था कि ABA दिन के समय भी रंध्रों को बंद करा सकते हैं। अगर सूखा वाली स्थिति है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थितियों में प्लांट को सुरक्षित बचाने के लिए या उसके पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉस को रोकने के लिए ये दिन के समय भी रंध्र को बंद कर सकते हैं। इसलिए इन्हें एंटी ट्रांसपिरेशन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा जाता है कि मिड 1960 के आसपास का, मिड 1960s, ठीक है, इसके आसपास 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने ABA हार्मोन को 3 अलग अलग प्रकार से खोजा, इनहिबिटर B, एब्सिसिन सेकेंड एंड डॉर्मिन। लेकिन इन तीनों को कंबाइंडली ABA हार्मोन का नाम दिया गया। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसे अलग अलग नाम दिए, लेकिन फाइनली देखा गया कि केमिकली ऑल 3 डिफरेंट हार्मोन्स आर सेम, दे रिप्रेजेंट अबाउट सेम फंक्शनिंग, देन दे कंबाइंडली नोन एज ABA, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। तब हम उन्हें कंबाइंडली ABA हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये अब ये जो डिराइव्ड हुआ है वो एक्चुअली ये ABA जो डेरिवेटिव है वो कैरोटीनॉइड्स से डिराइव्ड माना गया है। तो कह सकते हैं यह है कैरोटीनॉइड्स से व्युत्पन्न माना जाता है, ठीक है।
ये। इसके बाद में इसकी फंक्शनिंग पर बात की जाए, क्या फंक्शन, फंक्शन फंक्शन सबसे पहला फंक्शन होगा प्रसुप्तावस्था बढ़ाना, प्रसुप्तावस्था बढ़ाना, प्रमोट क्या डॉर्मेंसी, ठीक है, कह सकते हो बीज कलिका आदि में डॉर्मेंसी बढ़ाता है, बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, विल्गन पर प्रमोट एब्सिसियल लेयर फॉर्मेशन, विल्गन परत निर्माण प्रेरण, प्रेरण, ठीक है। विल्गन परत, आपको याद हो जब फल पकने वाले होते हैं या पानी के लॉस को बचाने के लिए ये जो बड़ी बड़ी नीचे की पत्तियां होती हैं उनमें यहाँ पर विल्गन, इसीलिए तो हम एब्सिसियल लेयर भी कहते हैं इसे, विल्गन परत को क्या कहते हैं, एब्सिसियन लेयर, इसी को विल्गन परत कहते हैं। तो ये भी है एब्सिसिक एसिड हार्मोन, तो इसका मेन काम है विल्गन परत। पतझड़ के मौसम में ये पत्तियां और पके हुए फलों को गिराने का मेन काम करता है, तो ये विल्गन परत निर्माण को भी अल्टीमेटली प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं एनसीईआरटी के जो ABA से रिलेटेड। ये सीड जर्मिनेशन में डॉर्मेंसी को बढ़ा देते हैं, है ना। टॉलरेंस द अबायोटिक स्ट्रेसेस, सीड, हाँ इनका मेन काम है सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी। कहा जाता है यह प्रमुख रूप से बीज डेवलपमेंट, परिवर्धन बीज परिपक्वन तथा बीज प्रसुप्तावस्था को नियंत्रित करते, ठीक है, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, ये इसे एंटागोनिस्टिक GA का माना है, ये याद रखना। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है ज़्यादातर अपोजिट काम करना, ठीक है। इसे का मतलब ABA को, ABA इसे GA हार्मोन का विपरीत एंटागोनिस्टिक हार्मोन माना जाता है, ठीक है। तो ये हमने एक्चुअली सारी बातें कर ली हैं, सभी हमने हार्मोन पढ़ लिए, हमने डॉर्मेंसी पढ़ ली, हमने वैनिलाइजेशन को स्टडी कर लिया। इस तरीके से ये ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन वाला सेगमेंट ख़त्म होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।